हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिडन फ्रंट। यार आज हम एक बड़े से इंटरेस्टिंग सवाल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रांस फ्रांस जो एक यूरोपियन यूनियन का काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, साथ ही साथ फ्रांस एक नेटो मेंबर कंट्री भी है। दैट मीन्स कि फ्रांस का सिक्योरिटी पूरा यूएसए देखता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि फ्रांस और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ब्रिक्स नेशंस को लेके काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या अगर मैं सिंपली बोलूं ब्रिक्स प्लेटफॉर्म को लेके काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये चीजें डिस्कस करेंगे और साथ ही डिस्कस करेंगे कि पिछले कुछ सालों में ऐसे क्या इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से फ्रांस ने ब्रिक्स नेशन के लिए या ब्रिक्स नेशंस के लिए कि इतनी सारे पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आखिर ये सवाल शुरू कहां से हुआ? क्यों यूएसए के और यूरोप के बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज है वो इस चीज को कवर कर रहे हैं? बात शुरू होती है अक्टूबर 2023 से। अक्टूबर 2023 के अंदर फ्रांस और चाइना के बीच में एक एलएनजी की डील साइन होती है। ये एक नॉर्मल बात है, दो कंट्रीज के बीच में कुछ एलएनजी या एनर्जी को लेकर डील साइन हो रही है। बस इस डील के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज वो ये है कि ये जो डील साइन होती है उसके अंदर जो करेंसी एक्सचेंज होना था वो युआन में होता है। दैट मीन्स कि फ्रांस और चाइना ने मिलकर जो डॉलर को साइड करते हुए जो प्राइमरी करेंसी इस डील के रखी वो युआन को रखी। ये डायरेक्ट थ्रेट था डॉलर की हेजिमनी को। इसके साथ 2023 के अंदर ही ब्रिक्स नेशन की जो प्रेसिडेंसी थी वो साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा था और फ्रांस ने अपने सोर्सेज के थ्रू इनफॉर्मली साउथ अफ्रीका को रिक्वेस्ट किया कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है एज एन ऑब्जर्वर नेशन। हालांकि फ्रांस की ये जो रिक्वेस्ट थी ये रशिया के प्रेशर की वजह से डिक्लाइन कर दी गई और रशिया ने इसके लिए बोला कि फ्रांस एज अ वेस्टर्न नेशन और एज अ पार्ट ऑफ नेटो अभी एलिजिबल नहीं है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए किसी भी टाइप से। अब सवाल ये आता है कि फ्रांस ब्रिक्स कंट्रीज को लेके या ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म को लेके इतना पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों शो कर रहा है और फ्रांस के क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं ब्रिक्स को ज्वाइन करने में। उससे पहले हम बात करते हैं यूरोप की। देखो यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपनी सिक्योरिटी को लेके यूएसए के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, इसलिए ही नेटो का फॉर्मेशन किया गया था। लेकिन सिक्योरिटी के साथ साथ यूरोप की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो भी यूएसए के साथ इंक्लाइन करती है, क्योंकि एज ए सिक्योरिटी पार्टनर उनको इंक्लाइन होना पड़ता है। इसलिए जब भी आप देखोगे यूएसए कोई भी डिसीजन लेता है किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी इशू के ऊपर तो ज्यादातर पूरा यूरोप उस डिसीजन के साथ इंक्लाइंड होता है एज अ फॉरेन पॉलिसी। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ सालों से फ्रांस ट्राई कर रहा है कि वो अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी रख सके, वो खुद की अपनी एक सेपरेट फॉरेन पॉलिसी रख सके। और फ्रांस का नेटो या अमेरिका के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को ना इंक्लाइन करने का भी एक रीजन है, या हो सकता है फ्रांस का जो ट्रस्ट है वो यूएसए के ऊपर काफी कम हो गया है। जो मेन रीजन की जो मैं बात कर रहा हूं वो रीजन की स्टार्ट होती है 2016 से। 2016 के अंदर फ्रांस जो है वो एक डील साइन करता है ऑस्ट्रेलिया के साथ जिसके अंदर 12 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक क्लास सबमरीन्स फ्रांस बनाएगा और वो ऑस्ट्रेलिया को बेचेगा। जो ये डील है ये करीब $50 बिलियन की डील है जो साइन हो जाती है। और इस डील के अंदर 2021 तक फ्रांस अप्रोक्सीमेटली $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी कर देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है 2021 के अंदर। 2021 के अंदर सडनली ऑस्ट्रेलिया यूएसए के प्रेशर में आके इस डील को कैंसिल कर देता है, क्योंकि उस टाइम पर यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक ऑकस प्लेटफॉर्म की जो है वो क्रिएट किया था और उसी प्रेशर में आके ऑस्ट्रेलिया को ये डील साइन और जो है फ्रांस के साथ जो ये डील है इसको कैंसिल करना पड़ता है। और ये डील कैंसिल होने के बाद फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते तो खराब होते ही होते हैं, बट फ्रांस और यूएसए के बीच में जो ट्रस्ट इशू था उसके अंदर और भी गैप जो है इंक्रीज हो जाता। और 2021 के इसी इंसिडेंट के बाद हम देख रहे हैं कि फ्रांस ने काफी अलग अलग जगह पर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी या नेटो की जो फॉरेन पॉलिसी है उनके अगेंस्ट जाके डिसीजन लिए है। इसमें से एक सबसे अच्छा एग्जांपल आता है 2024 के अंदर, जब यूएसए के प्रेजेंस में यूरोप एक डील साइन करता है इजराइल के साथ ताकि यूरोप इजराइल को वेपन्स प्रोवाइड करा सके। लेकिन इंटरेस्टिंगली फ्रांस इजराइल को वेपन प्रोवाइड कराने से मना कर देता है और पूरे यूरोप मिलकर इजराइल को वेपन्स देता है, लेकिन फ्रांस नहीं देता है। इसके साथ साथ एक और हम इंसिडेंट से जान सकते हैं कि फ्रांस जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को अलग रखना चाहता है। वो इंसिडेंट आता है स्टार्टिंग 2025 के अंदर। जनवरी 2025 के अंदर यूरोप के लीडर्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस में
फ्रांस यूरोप के लीडर्स को और पूरे यूरोप को एड्रेस करते हुए ये बोलता है कि यूरोप को जो है अपनी सिक्योरिटी की डिपेंडेंस यूएस से कम करनी पड़ेगी और फ्रांस यूएस को रिप्लेस करना चाहता है एज अ सिक्योरिटी पार्टनर टू द यूरोप। इसके लिए फ्रांस यूरोप को ऑफर करता है कि यूरोप को फ्रांस एक न्यूक्लियर शील्ड भी देगा ताकि यूरोप को सिक्योरिटी की दी जा सके। और अगर हम लेटेस्ट कुछ दिनों की बात करें तो हाल ही 2 दिन पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट ने नरेंद्र मोदी जी को कॉल कर उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा और उनको गुड विशेस दी कि इंडिया 2026 के अंदर जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी होस्ट करने वाला है और साथ में फ्रांस 2026 के अंदर G7 की प्रेसिडेंसी होस्ट करने वाला है उसके सक्सेसफुल होने के लिए। ये एक मामूली सी बात लगती है, एक लीडर दूसरे लीडर को जो है वो गुड विशेस दे रहा है, लेकिन ये उस कंट्री का लीडर गुड विशेस दे रहा है ब्रिक्स के लिए, जो कंट्री नेटो का मेंबर है, जो कंट्री यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो ये काफी एक आप बोलो अजीब सी न्यूज है, या ये हो सकता है खतरे की घंटी हो यूएसए की हेजेमनी के लिए। और अगर ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली फ्रांस ब्रिक्स प्लेटफॉर्म के अंदर इतना इंटरेस्ट लेता रहता है या ब्रिक्स कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस और अच्छे कर लेता है, तो हो सकता है कुछ सालों के अंदर हम फ्रांस को एज एन ऑब्जर्वर नेशन ब्रिक्स के अंदर देख सकते हैं। और एक बात आपको समझनी पड़ेगी, फ्रांस एक काफी पावरफुल कंट्री है यूरोप के अंदर, और अगर फ्रांस एज एन ऑब्जर्वर नेशन भी ब्रिक्स के अंदर ज्वाइन हो जाता है तो यूरोप की काफी कंट्रीज होंगी जो भी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहेगी। अब ये सारे सिनेरियो से हमें एक बात तो क्लियर हो रही है कि आने वाले टाइम में कोई सुपर पावर नहीं रहने वाला है, ना सुपर पावर यूएसए होगा ना सुपर पावर चाइना होगा। आने वाला टाइम आ रहा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म का, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स का, जहां पर सुपर पावर सिर्फ प्लेटफॉर्म्स होंगे और उसमें ब्रिक्स का फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें द हिडन फ्रंट को, और फ्रांस को लेके आपके क्या व्यूज है वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। क्या फ्रांस को ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहिए या इंडिया रशिया चाइना को मिलके फ्रांस को ब्रिक्स में कभी नहीं ज्वाइन होने देना चाहिए? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।